फ्रेंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो जिन भी भाइयों का एग्जाम 1 अप्रैल को है, तो उनके लिए 28-29 की मैं फुल एनालिसिस लेकर ये वीडियो लेकर आया हूँ। शायद ये वीडियो आपके लिए आपकी DDA में एक सीट कंफर्म करा दे। देखो, आपने जो तैयारी करनी थी वो आपने कर रखी है, पर अगर कोई आपको ये बता दे कि लास्ट टाइम पे पेपर ऐसे आ रहा है और ये टॉपिक आ रहा है, तो आप उस पेज को पढ़ सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जो चीज़ें पढ़ते हो वो आप कहीं न कहीं आपको जो चीज़ें याद रहती हैं, मतलब कि वैसे तो सारी चीज़ें याद रहती हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रखे हो। पर अगर कोई बता दे कि भैया a+b का होल स्क्वायर बराबर इस पे फार्मूला पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको तुरंत देख लोगे। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ लो, वो सब्जेक्ट पढ़ लो, ये बिल्कुल एक्यूरेट जो आपके पॉइंट वाइज़ चीज़ें हैं उनको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ये इतना समय आपका जो आप दोगे मुझे, वो आपका हो सकता है DDA में एक सीट कंफर्म करा दे। तो देखो, मैं ऐसे उठ के वीडियो नहीं बना दिया हूँ। मैंने भी 29 तारीख को एग्ज़ाम दिया था। आप सभी ने मेरे भी चैनल पे वीडियो देखी होगी। मैं भी सेंटर गया था, नोएडा सेक्टर 62 में मेरा एग्ज़ाम था। उस बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और तुरंत नहीं बना रहा हूँ। आज आपका अगर बात करें तारीख कितनी है, तो 31 तारीख हो गई है और कल आपका पेपर है। तो अगर आपको ये अभी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग इसको रात तक, सुबह तक अगर देख लोगे, तो जो जिन भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो हूबहू ऐसे ही पैटर्न बन रहा है। क्योंकि मैंने 28 को जो एग्ज़ाम हुआ था उन सबसे अपने दोस्तों से बात किया, 29 को मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था और 29 को शाम वाली शिफ्ट में मैंने बात किया। तो जो पैटर्न है वो हूबहू सेम ऐसे ही आ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 28-29 को अगर ऐसा पेपर बन रहा है, देखो, तो हो सकता है 1 तारीख को वैसे ही बने। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बात करते हैं उन टॉपिक पर कि कैसे सवाल आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। आपके पास लास्ट मोमेंट पे जो रिवाइज़ आप कर रहे होगे, तो आप कैसे रिवाइज़ कर सकते हो। तो भैया, अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की हमारी जो वीडियोज़ होती है अगर आप देखना चाहते हैं, वो आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताते हैं। ठीक है भाई, अपने अनुभव के आधार पर। तो चलो देखते हैं। जो पहली बात हम बात करेंगे अपने DDA के बारे में। तो आप सभी को पता है कि DDA के अंदर आपके जो है टोटल 120 क्वेश्चन आपके आने वाले थे। ठीक है, जिसमें से आपका जो था 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और किस टॉपिक को अगर हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़ लें तो वहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हूबहू पूरा ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन देखो, जितनी आपकी तैयारी अगर आपने लगातार 2 महीने या 3 महीने जो भी कुछ आपने पढ़ाई की होगी, तो आपने लगभग सिलेबस को पूरा तो पूरा तो पढ़ा होगा। सबसे पहली बात, जो उसने सिलेबस में दिया था, सिलेबस के बाहर को उसने कुछ पूछा भी नहीं है। पूरा सेम टू सेम सब्जेक्ट सिलेबस में मैंने कहा था कि लास्ट टाइम पे जो 1 महीने के लिए पढ़ रहे हो भाई, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। सिलेबस में जो चीज़ें हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो भैया, जो सिलेबस था उस सिलेबस को मैंने उठाया और देखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही आया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आ रहा है, वो कुछ तरीके से, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, 80 क्वेश्चन में आप आसानी से 50 से 55 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ देखो, 50 से 55 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो अगर आप एवरेज पढ़ने वाले हो तब भी। ठीक है, अगर आपने थोड़ा और मेहनत की है तो आप जो है इसकी स्कोरिंग को और बढ़ा सकते हो, 60 से 65 जा सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा मीडियम में कराते हो। ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई और अच्छी है तो ये आपका हो जाता है 70 से 75 चला जाए। पर अगर हम कहें 80 में 80, तो 80 में 80 क्वेश्चन करने वाला पेपर नहीं आ रहा है कि आप 80 में 80 कर पाओगे। अगर यहाँ अगर आप 80 में 80 करके आओगे, तो देखो, ये आपका अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता रहा हूँ। अगर आप 80 से 80 में करके आओगे तो आपको काफ़ी लॉस हो देखने को मिलेगा। अगर आप 60 से 65 करके आते हो, 65-70 तक भी जा जाते हो, तो 70 में समझ लो कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 65 तक करोगे, आप खुद पेपर देखो 30 तारीख को, उसके बाद 1 तारीख को, उसके बाद मेरा वीडियो देखना। उसके बाद अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं तो 65 तक अगर आपका अटेम्प्ट है तो समझ लीजिए तब भी कुछ ना कुछ है, लेकिन आप 65 तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं कुछ ऐसे आ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। या कह लीजिए, अगर हम बात करें 28 को कुछ लोगों से बात हुई थी दोस्त से, तो उन्होंने बताया कि और भी कुछ पैटर्न जो सेकंड शिफ्ट का था उसमें कुछ और टफ था। बाकी अब 1 तारीख को एग्जाम होता है, देख लेते हैं क्या पैटर्न, क्या 1 तारीख को ज़्यादा टफ था कि 28-29 को ज़्यादा टफ था, वो बात करते हैं। लेकिन 15 से 16 को ये समझ लेना, 80 क्वेश्चन जब करने जाना तो ये समझना 15 से 16 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही छोड़ने पड़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कितना भी आप पढ़ रहे होगे, आप इनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं सबकी बात नहीं करूँ भाई, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये भी कर लेंगे, क्योंकि तभी तो उनका सिलेक्शन होगा।
मतलब नॉन-टेक में उनका नंबर कम आएगा तब भी टेक्निकल से स्कोर कर जाएंगे। पर आप अगर एवरेज हो या मीडियम में हो, अगर आपको दोनों पार्ट में काम करना है तो 50 से 55 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा अभी पढ़ना है, पर एक ओवरव्यू बता देता हूँ कैसे आप करना होगा। 50 से 55 आप आराम से यहाँ तक कर सकते हो, मतलब आप 60 नंबर था, 60 नंबर का या हम कहें 55 नंबर का आप यहाँ से काम कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो एक एवरेज मान लेते हैं कि आप 60 नंबर यहाँ से कर लेते हो 80 में से। अब आते हैं नॉन टेक पे। नॉन टेक पे बात करेंगे रीजनिंग में मैंने जितने टॉपिक आपको बताए थे उतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आया। अगर आपने हमको पहले से फॉलो किया होगा तो मैंने 10 टॉपिक आपको बताए थे, उनमें से एक भी क्वेश्चन इधर नहीं गया है, वही 10 टॉपिक आपके आए हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आप 10 में से 10 ला सकते हो, ठीक है। अब आपको नेगेटिव नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखना। रीजनिंग में आप 10 में से 10 ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग एक आ रही है, एक आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी आप आसानी से कर लोगे। एक आपका क्या होगा कोडिंग, अभी टेक्निकल की बात करूंगा, पहले रीजनिंग देख लीजिए कि रीजनिंग आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग, वो भी सिंपल कोडिंग, पहले का संबंध पहले से, दूसरे का दूसरे से, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन में ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है कि A+B-J गुणे आर, मतलब जो ऐसे होता है ए भागे बी, ए बी की पति है, या ऐसे करके ए गुणे बी वाला जो होता है, ये पूरा स्टेटमेंट वाला, उस तरीके से ब्लड रिलेशन आ रहा है। सिंपल वो नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर, या एक स्त्री एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है वह मेरे पति की पत्नी का, ऐसा करके जो संबंध वो वाला नहीं आ रहा है। वहाँ पे A+B वाला आ रहा है, जो ए गुणे बी, ए भागे बी वाला होता है। अगर आपने ब्लड रिलेशन इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे आप जो है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने अभी तक इसकी प्रैक्टिस नहीं किया तो ये क्वेश्चन आ रहा है। नंबर एनालॉजी सिंपल आ रहा है, नंबर एनालॉजी क्वेश्चन आ रहा है सिंपल सा। और नंबर सीरीज जो थी वो डिक्रीजिंग सीरीज आ रही है क्वेश्चन में, ये आ रही है। और बात करें सीटिंग अरेंजमेंट में, सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग देखते ही घबरा जाते हैं, घबराना नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि एक मतलब एक 5 व्यक्ति हैं जो एक सीट में ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये मतलब सिंपल वाला, ना सर्कुलर वाला आ रहा है, ना आपका हेक्सागोन आ रहा है। सिंपल आपका आ रहा है कि एक पंक्ति है, पंक्ति में किस तरह बैठे हैं, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। पेपर फोल्डिंग की बात करें तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन आ रहा है। पेपर को काटा गया है ऐसे करके, फोल्ड करके यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, आपको 4 विकल्प पेपर कटिंग फोल्डिंग से। एक ऐसे इसी में आपका आ रहा है जो इमेज को रोटेशन करता है, मतलब 3 इमेज दे रखी होती है, और तीनों इमेज में जो है 4 ऐसे खाने बने होते हैं, और अलग अलग खानों में यहाँ पे सर्कल कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ट्रेंगल कर दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे ट्रेंगल यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे किसी एक फिगर को लेकर के चलना होता है, एक फिगर कर यहाँ आ रही है, दूसरी फिगर कहाँ जा रही है, चौथी में क्या स्थिति होगी। इस तरीके से रोटेशन फिगर वाले पे क्वेश्चन एक आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप आसानी से कर लोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ये आ रहा है। वेन डायग्राम आ रहा है, एक क्वेश्चन का वेन डायग्राम आपका आ रहा है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन हमको नहीं शायद देखने को मिला। फिगर रोटेशन हो गया। तो ये आपके 10 ही टॉपिक हो गए, और इसमें से ही आपके रीजनिंग में आपको इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिला। लगभग आप 10 में से 10 आसानी से कर सकते हो, ये पेपर देने के बाद हमको लगा। और लोगों से जिनकी तैयारी एवरेज थी उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि हाँ रीजनिंग में आप 10 में से 10 नंबर ला सकते थे। ऐसा पेपर था, ऐसा कोई नहीं था कि हाँ घुमावदार रीजनिंग थी। हो सकता है किसी एक आध सेट में या मेंटली डिस्टर्ब, या हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर लेकर के अगर आप करोगे तो वहाँ पे एक आध 2 क्वेश्चन ना बन पाए, पर आप 9 नंबर या आसानी से ला सकते हो। ये तो कहूँगा मैं 10 नंबर ला सकते हो, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का काम, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, तो हालांकि वो टॉपिक इस बार एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं, पर जो टॉपिक पूछ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैथमेटिक्स में 1-2 क्वेश्चन तो आपका आ रहा है मेंसुरेशन से, और मेंसुरेशन में एक चीज़ पकड़ रखा है उसने, बेलन को पकड़ रखा, उसी बेलन से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मेरी शिफ्ट में 28 की जो 29 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, उसने बेलन का क्वेश्चन पूछा था कि बेलन की हाइट दे रखा था, एच का मान सपोज 28 सेंटीमीटर यही दे रखा था, 28 सेंटीमीटर दे रखा था, और बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा था। वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ आपको दे रखा था 2840 या 2740 ऐसे करके दे रखा था। पूछा था वॉल्यूम का, इसका मतलब कि बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या होना, वॉल्यूम का 3 फार्मूला होता है, पता होना चाहिए बेलन के लिए। ये पहला क्या होता है, वॉल्यूम का आयतन एक होता है पाई आर स्क्वायर एच करके होता है। एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, वो क्या होता है 2 पाई आर एच धन आर। तो ये 3 फार्मूले होते हैं बैलेंस से संबंधित, तो इन तीनों को आपको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है भाई। और इन्हीं में से 29 के सेकंड में भी आया था, और 29 की थर्ड शिफ्ट में भी पेपर आया था, पेपर आपका आया हुआ था, ठीक है। ये हो गया 2 क्वेश्चन यहाँ से। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक आया था, आयत का क्वेश्चन आया था कि मतलब आयत की लंबाई, क्वेश्चन ये था कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब चौड़ाई कितनी है मान लो
एक्स है, लंबाई कितनी है, 3 गुनी है। ये क्वेश्चन मेरे हूबहू यही आया था। और कह रहा है कि लंबाई में 7 की कमी की जाए और चौड़ाई में 5 की वृद्धि की जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी बेस पे एक क्वेश्चन आया था, आयत से क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, तो आप लोग आयत वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा और आपका बेलन फॉर्मूला भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। लगे हाथ मान लो अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो तो गोले का भी फार्मूला पढ़ लीजिएगा, शंकु का भी पढ़ लीजिएगा। जो आपका शंकु होता है यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, पाई आर एल करके इसका वक्रपृष्ठ होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका गोले का आयतन होता है। तो आप गोले का शंकु का पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो। बाकी अगर आप जाना चाहते हो कि ऐसे ही तो आयत पढ़ लीजिएगा, इसको दोनों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है भाई, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे मैथ के। तो 2 नंबर ये आपके हो गए। और मैथ में ही आपका कार्य समय क्वेश्चन आया था, वर्क एंड टाइम का। कार्य समय से क्वेश्चन क्या था कि मान लो राम है और श्याम है, किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, ये किसी काम को 36 दिन में कर लेता है। अब पर राम और श्याम जब काम शुरू करते हैं तो 6 दिन काम करने के बाद राम काम छोड़ के चला जाता है, शेष बचा हुआ कार्य श्याम करता है। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि राम किसी काम को 18 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 36 दिन में करता है। दोनों मिल करके 6 दिन तक साथ काम करते हैं। उसके बाद राम काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ जो काम है वो शेष श्याम करता है। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इसको समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। जैसे राम कितने दिन में काम करता है, 18 दिन में काम करता है। श्याम उसी काम को 36 दिन में करता है। तो कुल काम कितना होगा, पहले ये निकाल लो, 18 36, इसका एलसीएम हो जाएगा कुल काम। तो एलसीएम हो जाएगा मान लो 72, 18 चौको 72, 36 दूना 72। तो इनकी जो एक दिन में काम करने की क्षमता हो गई 4 + 2 6 काम। मतलब अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम निपटा पाएंगे। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया था, आगे क्वेश्चन कहा था कि राम 6 दिन तक साथ काम करता है। मान लीजिएगा 6 दिन तक साथ में दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, 6 चौक 36 काम। लगभग 36 काम दोनों मिलकर के 6 दिन में निपटा देंगे। पर कह रहा है कि 6 दिन बाद राम काम छोड़ के चला जाता है। तो राम जो अगर काम छोड़ के जाएगा तो भाई अब बचा हुआ काम कितना था, 72 टोटल काम था, 36 काम दोनों मिलकर कर दिए थे। बचा हुआ जो काम हो जाएगा 72 - 36 मतलब 36 काम। इस 36 काम को अकेले कौन करेगा, श्याम करेगा। और श्याम की जो कार्य क्षमता वो कितनी है, श्याम की कार्य क्षमता एक दिन में कितने काम करने की, 2 काम करने की है। तो 36 काम करेगा कितने दिन में, 36/2 कितना, 18 दिन में काम करेगा। क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा है वो, 36 काम करने के लिए उसको 18 दिन लगेगा। तो 18 दिन ये और 6 दिन इधर, तो 18 6 कितना हो गया, 24। यहाँ बहुत लोग गलती कर देंगे, 18 6 24 नहीं जोड़ेंगे, 18 डायरेक्ट आंसर कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो राम जो जब काम छोड़ के जाता है तो जो श्याम होगा वो जो बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा, या कुल काम कितने दिन में कर ले, कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर मान लो सवाल अगर ये पूछेगा कि श्याम बचे हुए काम को कितने दिन निपटाएगा, तब होगा आपका 18। लेकिन कहेगा कुल समय कितना लगा, तो 6 दिन इधर लगा था, दोनों मिलकर काम किए थे कुल काम करने में, और 18 दिन इधर लगा, 18 से कितना 24 दिन हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपका था। तो वर्क एंड टाइम से ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बात की थी 29 की सेकंड थर्ड शिफ्ट में, जो शाम वाली थी 4 से 6 वाली, उसमें भी एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने बताया कि हाँ ये क्वेश्चन आया था वर्क और टाइम का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जो था बीजगणित का क्वेश्चन था। बीजगणित का क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था 11x⁻⁻1 + 11x+1 बराबर 14 11 47 26, ऐसे करके था। यहाँ पे x का मान निकालना था। तो आप बीजगणितीय व्यंजक से भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, बीजीय व्यंजक से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि पिछली बार नहीं पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लाभ और हानि से मिल जाएगा। लाभ और हानि का आंसर आपने पढ़ रखा होगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने पहले पढ़ रखा है। एक आपको एवरेज का कंसेप्ट, एवरेज भी आपने पहले पढ़ रखा है, एवरेज आपको कर लोगे। ठीक है, ये बातें हो गई। और सिंप्लीफिकेशन तो आप आसानी से कर ही लेते हो, तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आ रहा है मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जानकर कि हाँ ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। आपने मैथ में देखी, रीजनिंग में भी देख लिया। ठीक है, तो ये हमने जो आपको बताया कि अगर आप 60 नंबर टेक्निकल में कर रहे हो, 60 नंबर अगर आप टेक्निकल में कर रहे हो, 60 नंबर आप टेक्निकल में कर रहे हो, 10 आप रीजनिंग में, और 10 ही अगर आप मैथ बना लेंगे तो 80 नंबर तो ये आपका कहीं गया ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, 80 नंबर। तो आप अच्छे सेफ्टी से खेलना, मतलब कि सेफ साइड में खेलना, 80 हो गया। अब बचते हैं रीजनिंग, अब बचती है इंग्लिश में। जो गलती होगी लोगों से इंग्लिश जीएस में, देखो अगर आपको लगता है इंग्लिश आपकी तैयार नहीं है, तो इंग्लिश अगर आपकी नहीं तैयार है तो किसी की भी नहीं तैयार है। तो इंग्लिश में जो आए वही करना, निगेटिव मत जाना।
जीएस में भी जो आए वही करना, क्योंकि आप यहाँ क्या करोगे, आप सोचो कि हम अपने अटेम्प्ट को बढ़ा लें। अगर आप अटेम्प्ट को बढ़ाकर 90 ले जाओगे या 95 या 100 पहुँचाओगे, 100 से अगर जाने की कोशिश करोगे इसको दोनों अटेम्प्ट करके, क्योंकि 20 नंबर ये आपका बचेगा। ठीक है, तो आप इसको मत करना, अगर यहाँ पता है तभी करना, अदरवाइज आप नेगेटिव में जाओगे भाई। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, हमने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद हमको जो रियलाइज़ हुआ वो आपको बातें बता रहा हूँ कि अगर आप टेक्निकल में 60 स्कोर कर रहे हो, तो टेक्निकल 60 अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 10 आप रीजनिंग में कर लोगे, 10 आपका उसमें कर लोगे, क्या कहते हैं कि मैथ में, तो आपका हो जाएगा 60, 10 80, 10 तो मैथ रीजनिंग में आपकी गलत होगी ही नहीं, इंग्लिश मान लो इसमें एक आध दो गलत हो जाएगा, तो आप मान लो 80 तक अगर स्कोर कर ले जा रहे हो दोनों मिला सब मिला करके, तो आपका हो जाता है आपका बचता है इंग्लिश में आप मान लो 10 में से 5 नंबर कर पा रहे हो या 3 नंबर कर पा रहे हो, तो आप जो है 80 आपका ये हो जाएगा। भाई आपकी मर्जी है, आप कैसे भी अटेम्प्ट करो, पर मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि आप ऐसा खेल सकते हो। अब जीएस में हो सकता है जीएस में आप 5 नंबर ले आओ या इसमें ला करके टोटल आप 20 में से अगर 10 नंबर भी यहाँ 10 से 12 नंबर काम कर रहे हो, तो आप आसानी से 92 तक आसानी से जा सकते हो, बिना बिना रिस्क लिए, बिना रिस्क लिए बता रहा हूँ। अगर आप रिस्क लेते हो तो मान लो अगर 105 करते हो, रिस्क लेने के बाद ये नंबर आपके कम ही हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी है, आप यार इतना तैयारी की हो, देखो मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपने मॉक दिया होगा, सब कुछ किया होगा, पर जो मेरा एक्सपीरियंस लगा, जो मुझे लगा एग्जाम देने के बाद अपने दोस्तों से बात करने के बाद, तो मैं आपको सारी वजह बता रहा हूँ। बाकी अब देख लेते हैं टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी लास्ट टाइम अगर आप रिवाइज करो, तो आप लास्ट टाइम अगर उनको पढ़ लो तो आपको वहाँ क्वेश्चन जरूर मिल जाए। ठीक है भाई, तो देख लेना ये टॉपिक हैं आपका, ये टॉपिक हैं, ये आपके मैथ में टॉपिक है जो कि हर बार यहीं से बन रहा है क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से आया था आपका एक स्टोन से, तो आप स्टोन और आसानी से कर लो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो पूछ लिया यहाँ से, कुछ भी पूछ सकता है स्टोन से कि नीज के बारे में मेटामॉर्फिक रॉक है या कैसी करके, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा था ब्रिक्स से कि फ्रॉक साइज बताओ, तो फ्रॉक साइज एक क्वेश्चन आया था फ्रॉक साइज का। अब एक क्वेश्चन सीमेंट से पूछा था अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रेशन से क्वेश्चन पूछा था, पिगमेंट पूछा था पेंट का। तो बीएमसी से अच्छे खासा क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 नंबर का बात करें, बीएमसी से 5 6 नंबर का आपका आया है। अगर आपने रिवाइज किया होगा इनको तो आप आसानी से बीएमसी बना लोगे। बीएमसी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको टफ लगे, या कोई ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं था जो आप ना कर पाओ, तो यहाँ से आप जो है आराम से 5 से 7 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो अगर बीएमसी आपने रिवाइज किया होगा। अब बात करें छोटा सा टॉपिक होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन जो पूछा स्ट्रिपिंग वैल्यू, जैसे पूछता है कि अगर कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, कितने समय के बाद हम लोग उसके फ्लोरबंदी को हटा देते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रिपिंग। तो वहाँ वैल्यू पूछा था, क्वेश्चन यही आता कि प्रोब अगर टू स्लैब ओवर 4.5 मीटर, मतलब 4.5 मीटर से अधिक प्रोब स्लैब को अगर प्रोब को हटा दिया कितने दिन के लिए होता है, वो 14 दिन के लिए होता है। तो एक बार ये वाली टेबल आप लोगों को जरूर देख लीजिएगा। इसमें कहता है कि वर्टिकल के लिए 24 टू 40 और 24 टू 48 आवर्स के लिए हम लोग फ्लोरबंदी हटाते हैं। फिर आपका मान लो स्लेब है तो उसके बाद 3 दिन के लिए जहाँ पे हमको प्रूफ को रिफिक्स करना होता है। सॉफिट को हमको हटा करके प्रूफ को रिफिक्स करना पड़ता है। बीम के लिए प्रूफ को हटा कर सॉफिट को हटा करके प्रूफ को रिफिक्स करना पड़ता है, उसके लिए 7 दिन होता है। फिर ऐसे आपका स्लेब के लिए होता है 7 से 14, 14 से 21 करके जो कंसेप्ट होता है ये आपको पढ़ लीजिएगा। एक बार ये टेबल जरूर देख लीजिएगा। टारगेट मीन स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आया था कि M25 ग्रेड के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपकी, टारगेट मीन स्ट्रेंथ थी शायद फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ थी FCR निकालने के 0.7 अनलोड FCK वाला क्वेश्चन। तो आप लोग इसको कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने आगे तक नहीं देखा तो एक बार ये कंडीशन देख लीजिएगा कि माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, सीवियर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन जो आपकी होती है, पाँचों देख लीजिएगा। यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो आपके लिए फायदा कर जाएगा। परमिसिबल लिमिट फॉर आरसीसी, हम लोग जब आरसीसी बनाते हैं उसमें जो कंक्रीट वाटर यूज करते हैं उसकी परमिसिबल लिमिट क्या हो, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक की 200 मिलीग्राम, इनऑर्गेनिक आपके 3000 मिलीग्राम, सल्फेट आपका 400 होता है। पीसीसी हमारे एग्जाम में जो पूछा गया था वो था कि आप बताइए क्लोराइड की जो मात्रा होती है फार पीसी आरसीसी के लिए, हमने लगाया था 500 मिलीग्राम, तो भाई मेरा सही हो चुका था। ये क्वेश्चन आपका आया था, तो आप ये वाली टेबल भी एक बार जरूर देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे। जो हम लोग करते हैं ना लास्ट टाइम पे रिवाइज करना, तो आपको लास्ट टाइम में बता रहा हूँ ये चीज़ आपको रिवाइज कर लेना भाई। ये ऐसा आपका आ रहा था, हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ जाए और काम कर जाए आपका कहीं के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो गए। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप घुसोगे डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, जैसे कि डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का पूछा था डायनेमिक विस्कोसिटी, तो मान लो इस बार म्यू का पूछा था और आपके एग्जाम में एक तारीख को किसी और का पूछ ले, तो डायमेंशनल फार्मूले के तैयार रहना। एक बार जरूर देख लीजिए कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, हमारे तो एग्जाम में पूछा गया था कि ये आपका कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, लेमिनार है, वो पानी में डूबी हुई है और इसकी हाइट 75 सेंटीमीटर है, कि इसका जो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कितनी दूरी पर होगा, तो 2/3 × D होता है। एक बार आप मान लो रेक्टेंगल का पूछ लिया तो आप सर्कल भी पढ़ लो, ट्रेंगल के भी पढ़ लो,
ठीक है, तो आप ये तीनों चारों पढ़ लो, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी ट्रेंगुलर नॉच का फॉर्मूला पूछा था कि हमारे एग्जाम में 8/15 CD √2G tan θ/2 इसके बाद 5/2। तो यहाँ से हो सकता है आपके एग्जाम रेक्टेंगल का पूछ ले, या और भी इसके जो आपके क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा। आप लास्ट टाइम ये जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। ओसीएफ में जैसे घुसोगे सुपर क्रिटिकल फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो, जो ओसीएफ कंडीशन होती है या फॉरवर्ड नंबर की वैल्यू होती है या <1 ग्रेटर देन 1 वाला, ये कंसेप्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। हमारे एग्जाम पूछा था मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी टरबाइन 1 + cos ∅2, मतलब कि टरबाइन से भी क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे ही आप एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, स्पेसिफिक स्पीड पंप वाले कंडीशन के लिए भी और स्पेसिफिक स्पीड आपको टरबाइन के लिए भी, दोनों के लिए आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। हो सकता है स्पेसिफिक स्पीड क्वेश्चन पूछा दिए, जरूर पूछ ले, एक बार टरबाइन का भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका टेक्निकल का। और यहाँ अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कुछ आगे क्वेश्चनों की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो एक क्वेश्चन पॉइजन रेशियो से था, इलॉन्गेशन के लिए सिंपल फार्मूला वाला था। रेशियो ऑफ स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेंगुलर अगर कोई बीम है उसमें टाउ मैक्स और टाउ रेज की वैल्यू कितनी होगी, तो 3/2 होती है। पर यहाँ पे वैल्यू दे रखा था कि आपको फोर्स कितना आ रहा है, वहाँ पर आपको टाउ रेज निकालना पड़ता, फोर्स अपन एरिया से, इस तरह करके कुछ करके कंसेप्ट था। तो ये आपका ध्यान रखना। अब आपको एक सर्कल के लिए भी याद रखना, ट्रेंगल के लिए भी याद रखना, जो 3/2 करके होता है, 4/3 करके होता है, इस वाले को एक बार रिवाइज कर लेना, इस वाले टेबल को। ठीक है, यहीं पे याद आ रहा है कि एक बेंडिंग स्ट्रेस क्वेश्चन था कि मान लो बेंडिंग स्ट्रेस एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ था और लंबाई आपको निकालना था, और फिर यहाँ पे सारी चीज़ रखी थी। तो सिग्मा एम बराबर आई सिग्मा वाई वाला जो E/R जो बेंडिंग इक्वेशन होती है उसको लगा करके यहाँ एल का मान निकालना था। ये क्वेश्चन आपका आया था। तो ये ऐसे फार्मूले हैं देखो, ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। डिफ्लेक्शन ऑफ स्लोप से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था फिक्स बीम के लिए, एक क्वेश्चन आया था कैंटिलीवर बीम के लिए। तो अब जितने भी आपके डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट हैं कि आपका एक डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड लगा है, यूडीएल लगा है, ऐसे करके है, तो आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा बिल्कुल भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस कॉलम ड्यू टू सेंट्रिक लोड। तो ये जो फार्मूला होता है मैक्सिमम लोड निकालने के लिए, मिनिमम लोड निकालने के लिए, जैसे मान लो कि अगर आपको ये सेक्शन है, यहाँ पे आपका लोड लग रहा है और इसेंट्रिसिटी ए डिस्टेंस पे यहाँ अगर आपका पी लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से कितना सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम जनरेट होगा। इस वाले कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार इसको जरूर देख लीजिएगा भाई, यही आपका फॉर्मूला लगेगा। इफेक्टिव लेंथ से तो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए कंडीशन कैसे बेस है इसके लिए। फिर आप अगर जाते हो सॉइल मैकेनिक्स में, तो आप सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था जिसे आप ना बना पाओ, थोड़ा बहुत ये सारे टॉपिक थे। बेंड शेयर टेस्ट से क्वेश्चन था, बोजनस इक्वेशन की जंक्शन थी, टर्जा की जंक्शन थी। तो ये आप सब पढ़े रखे होगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा चीज़ अगर आपको लगे इसमें आप नहीं पढ़े तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन थे कंसिस्टेंसी, सेंसिटिविटी, बोजनस इक्वेशन, बेंड शेयर टेस्ट से। अब अगर बात आरसीसी में परमिसिबल लिमिट क्लोराइड हमने वहीं बता दिया। डेवलपमेंट लेंथ से क्वेश्चन था एल डी बराबर सिग्मा एस टी इंटू 5/4 टाउ बी डी, या 0.87 या 0.24 टाउ बी डी या 5 टाउ पी डी। कंप्रेशन में कितना बढ़ा देते हैं, 25% बढ़ा देते हैं, और उसमें एच वाई एस टी में कितना बढ़ा देते हैं, 60% बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि इसके WSM में, और 0.87 या 5 का होता है LSM में होता है। ये क्वेश्चन आपका है। लेटरल स्टेबिलिटी कैंटिलीवर बीम के लिए 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी, और 60 बी अथवा 250 बी स्क्वायर बाई डी के SSB के लिए। तो लेटरल स्टेबिलिटी वाला फार्मूला दोनों देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है भाई, अब आगे देखो, जो चीज़ हमको याद है जितना आप बता सकते हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। स्टील में एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका सिलेंडर रेशियो की वैल्यू होती है वो सारी एक बार पढ़ लीजिएगा, टेंशन वाले भी कंप्रेशन वाले भी। ये क्वेश्चन आपका आया था एक क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्वेश्चन तो ऐसे बहुत आए थे, पर हमको जो याद है वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको नहीं पढ़ा अभी तक पढ़ लीजिएगा। जिसमें आपका एक ऐसे फ्रेम बना के दे देता है, ऐसे करके दे देता है। ठीक है, ऐसे फ्रेम दे दिया, अब बताएगा कि ये आपका जो ट्रस का है, ये आपका जो फ्रेम है, ये आपका डिफिशियंट है, अनस्टेबल है, स्टेबल कैसे है। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि एम क्या है, M-2J-R। एम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, जे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट है। अगर एम की वैल्यू, अगर एम इज़ लेस देन 2J-R, आर क्या है, रिएक्शन होती है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ रोलर सपोर्ट है, यहाँ कितनी रिएक्शन होगी, यहाँ पे 2 आती है, यहाँ 1 आती है। और जे क्या नंबर ऑफ जॉइंट, ये आपके जॉइंट होते हैं, जैसे कि ये आपके जॉइंट गिने जाते हैं। जैसे यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, आपका जॉइंट होता है। एम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। तो ऐसे अगर चेक करोगे कि एम इज़ लेस देन 2J-R होगा, तो आपका क्या होगा, वो आपका कहलाएगा डिफिशियंट ट्रस कहलाएगा। अगर एम की वैल्यू बराबर हो गई 2J-R के, तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट ट्रस। अगर आपको एम की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई, एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गई 2J-R से, तो आपका हो जाएगा रिडंडेंट ट्रस। ठीक है, तो आपका रिटर्न ट्रस्ट हो जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट आपको देखने को मिला था, मैंने आपसे तो बता दूं
इन्वायरमेंट से आपको एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, एलिजिबिलिटी की काजा प्रिजर्वेशन के लिए। बाकी और भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, बीओडी से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन था। तो आपने जितना पढ़ रखा है आपका मोर देन सफिशिएंट है, आप सिलेक्शन ले लोगे। पर आपको बस ये लास्ट टाइम ये करना है कि आपको ये टॉपिक अगर आपने अभी जितने मैंने बताया अगर आपने इसको नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बाकी एक बात और ध्यान रखना आप सेफ साइड खेल के चलना, ठीक है। जैसे आपको बता दिया कि 60 टेक्निकल प्लस और 30 के आप सब अगर आप नंबर ले जा रहे हो, 90 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, आप सिलेक्शन ले लेना। बाकी जैसे भी एग्ज़ाम होता है और 1 तारीख को लोगों से बात करके बता दूंगा आपको कैसे एग्ज़ाम है कैसे नहीं। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।